सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, एक कंप्यूटर के 150 प्रश्नों की क्लास आपको सतह से फतह तक पहुंचा देगी, यानी कि शून्य से शिखर तक आपको पहुंचा दिया जाएगा इन 150 क्वेश्चंस के माध्यम से। हर प्रकार का क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देखोगे जो परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको देखोगे। और कई सारे क्वेश्चंस ऐसे यहां पर लिए हैं जो संभावित प्रश्न है, यानी कि 2023 में आने वाली परीक्षाओं में वो प्रश्न पूछे जाना निश्चित तौर पे है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग सुपरफास्ट तरीके से इस क्लास को देखेंगे, बहुत ही तेजी के सामने से आपके सामने से यहाँ पर प्रश्न गुजरेंगे साथियों। तो पहले प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है क्या कहलाती है? प्रोसेसर कहलाती है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाती है, किसमें परिवर्तित की जाती है? डेटा में परिवर्तित की जाती है। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य क्या है? तो साथियों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी कि फुल फॉर्म है ये इसकी। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो एएलयू कहा जाता है। और अभी हमने देखा था कि एएलयू की फुल फॉर्म क्या थी? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट थी। फॉर्टन क्या होती है? अगर फॉर्टन की बात करें तो एफ ओ आर से हो जाएगा फॉर्मूला और TRAN से हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको हम लोग कह सकते हैं। ये क्या है? तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सीपीयू के एलयू में होते हैं तो क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है तो क्या होता है साथियों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट के होते हैं साथियों, सीपीयू में सब होते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में होती है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है, क्या संपन्न करता है? एलयू। उसके बाद देखिए कि शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं साथियों? तो कंप्यूटर परास है, उसके अलावा कंप्यूटरी घड़ी है एवं कैश मेमोरी है। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोगों के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? कंप्यूटर युग का। यहाँ पर देख लेते हैं साथियों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो सीडेक ने किया था। एकीकृत परिपथ आईसी का प्रयोग किया जाता है तो तृतीय पीढ़ी में किया जाता है। उसके बाद देखिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया जाता है तो विकास किया था, किसने किया था? जे स्किल्बी ने किया था। इनका नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किसने किया था? तो जे स्किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बनी होती है साथियों तो सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी प्रश्न आपका कवर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया गया था, तो बनाया था पेस्कर एकर्ट ने और जॉन मुशली ने। तो इन दोनों के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न साथियों बन जाता है। उसके बाद देखिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो बेल प्रयोगशाला में बनाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों से प्रारंभ हुआ मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए आप लोग के भारत में बने पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम सिद्धार्थ था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई? 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई, ये आपको ध्यान रखना है। सीडी रोम, रैम, कैशे और रजिस्टर्स में सबसे तेज है साथियों रजिस्टर से, आपको ध्यान रखना है। 1947 में बेल लैबोरेटरीज के जॉन बर्डीन, विलियम शॉकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया था, किसका आविष्कार किया था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों तीनों में से किसी, इन सभी में से किसी एक का नाम, दो का नाम भी दिया जा सकता है, तो ये सभी के नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर निर्माण में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, तो सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का प्रिंटर है, होता है साथियों डॉट मैट्रिक्स। चलिए,
उसके बाद देखिए कि कीबोर्ड और माउस क्या है, तो कीबोर्ड है, माउस है, दोनों इनपुट डिवाइस हैं, साथ ही इनपुट डिवाइस। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हमको साथियों देखना होता है सॉफ्ट में। तो उसके बाद देखिए कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो 12 साथियों फंक्शन कीज होती हैं। F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आपने देखा भी होगा। उसके बाद देखिए कि प्रिंटिंग हैंड और कागज़ का संपर्क होता है तो इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है तो माउस जो है साथियों ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए कि जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है, तो स्पीच रिकॉग्निशन उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। साथियों परीक्षा में जो आपके प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ इस क्लास में इन सभी क्वेश्चंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चंस आपका कंप्यूटर का इसी क्लास से बन जाएगा। तो 40वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पहला कंप्यूटर माउस बनाया था तो डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था पहला माउस। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो माउस है, ये आपको ध्यान रखना है, माउस है। चलिए यहाँ पर साथियों मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, तो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। उसके बाद बता दीजिए 42वें नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या है, तो कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है ये कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है, आपको ध्यान रखना है। वे डिवाइसेज जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो साथियों जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं वही तो इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, ये सारी की सारी साथियों इनपुट डिवाइस हैं। उसके बाद देखिए आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है, तो मॉडेम जो होता है साथियों ये आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि डॉट पिच रिजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है, तो किसकी पहचान की जाती है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मुख्य कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी बाहर डिवाइसों को क्या कहा जाता है, तो पेरिफेरल कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है साथियों ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। उसके बाद देखिए कि यूज़र द्वारा डेटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाई जाती है, तो CD रॉ कहलाई जाती है, यानी कि CDRW कहलाई जाती है। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है उसको डिस्क ड्राइव कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वह डिस्क जिसको इरेज और री राइट किया जा सकता है तो CDRW डिस्क कहा जाता है। प्रोग्रामों के सेट के निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसको फर्मवेयर साथियों कहा जा सकता है। रैम में डाटा रिटर्न के करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्यों, क्योंकि रैम वेलेटाइल मेमोरी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर्स कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहा जाता है, तो इनको साथियों स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। प्राथमिक की अगर बात करें तो प्राथमिक स्टोरेज या प्राइमरी स्टोरेज आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहलाई जाती हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि देरी से बचने के लिए अगला डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस कैश साथियों कहलाया जाता है। रैम एक उदाहरण है, तो वॉलेटाइल मेमोरी है साथियों, रैम जो है ये वॉलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है CDRW का पूरा रूप क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क और री राइटेबल हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थायी स्टोरेज डिवाइस क्या है, चलिए तो हार्ड डिस्क जो होती है वो स्थायी स्टोरेज डिवाइस कहलाई जाती है। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है उसको रैम मेमोरी कहते हैं। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेज़ी से अधिगम किया जा सकता है कैश मेमोरी कहलाई जाती है। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है तो रैम साथियों नहीं है। रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत रहेगा, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की वजह से। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है साथियों, तो स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है तो मल्टी प्रोग्रामिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, तो लाइनक्स कह सकते हैं। उसके बाद देखिए एक तरह का सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है, इसको क्या कहा जाता है साथियों? इसको फर्मवेयर कहा जाता है। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको क्या कह सकते हैं? यूनिक्स, इसको हम लोग कह सकते हैं। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा जो है लाइनस टॉरवाल्ड्स है। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम्स कहलाए जाते हैं, तो सब रूटीन प्रोग्राम कहलाए जाते हैं। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो साथियों कोडिंग कहते हैं। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइसेस जो डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं वो शामिल हैं, वो सारी शामिल हार्डवेयर में शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वो क्या कहलाई जाती है? वो साथियों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है। क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग इस क्लास में देखेंगे। चलिए, तो 74वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है तो हार्डवेयर माना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता तो सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे छू सकते हैं तो उसे हार्डवेयर कहते हैं। कमांड्स को संपन्न करने वाली क्रिया साथियों क्या कहलाई जाती है? एग्जीक्यूटिंग कहलाई जाती है। POST की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कह सकते हैं। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो लाइनक्स जो है साथियों ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि कंप्यूटर के डेटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण प्राप्त किया जाता है, तो इंटरफेस के माध्यम से अंतरण प्राप्त किया जाता है। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होती है साथियों तब उसको क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। बिल्कुल सही। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसको हार्डवेयर कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए उपयुक्त पद क्या है? तो उसको साथियों सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो फ्रीवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होगा, आपको मालूम होना चाहिए। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में होते हैं प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो साथियों क्या करता है? इंटरप्रेटर करता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें बायोस कहा जाता है, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? तो पेरिफेरल्स कहलाती हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो लाइनक्स क्या है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, यह परिभाषा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की है। उसके बाद देखिए पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रीबूटिंग कहलाया जाता है। कंप्यूटर उपकरण को साथियों क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो, क्या कहलाएगा? पेरिफेरल कहलाएगा। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है साथियों? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। ठीक है। कंप्यूटर का बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कोड कहा जाता है। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग के लिए जाने से पहले इनको इंस्टॉल किया जाना चाहिए ड्राइवर। ठीक है। चलिए,
उसके बाद देखिए साथियों, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो साथियों क्रिएट किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन को दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपकी समझ में ना आई हो। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। किसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए? ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाना चाहिए। उसके बाद साथियों देखिए, डेटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करता है किसका? लॉक्स का प्रयोग करता है। डीबीएमएस डेटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है तो मिडलवेयर जो डेटाबेस को एक्सेस करता है साथियों, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। उसके बाद देखिए, डेटाबेस रिकवरी की इस विधि में डेटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती जाती है, जिससे डेटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियां रखी जा सकें, कहलाई जाती है। तो मिररिंग कहलाई जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सारणी के अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है कंट्रोल+N का। एक डेटाबेस प्रणाली है तो फॉक्स प्रो साथियों एक डेटाबेस प्रणाली है। वर्तमान स्थिति के अनुसार डेटा फाइलों को संपादित करते रहने को क्या कहा जाता है? अपडेट कहा जाता है। चलिए, तो डेटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती क्या कहलाई जाती है? मास्टर फाइल कहलाई जाती है। वेब फोल्डर का काम क्या होता है? तो फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का वेब फोल्डर का काम होता है। रिलेशनल डेटाबेस में यह डेटा स्ट्रक्चर जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में लिखते हैं, इसे साथियों क्या कहा जाता है? इसे टेबल कहा जाता है। डेटा को जमा किया जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में जमा किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। डेटा लिखा जाने वाला स्थान डेटा फील्ड कहलाया जाता है। रिकॉर्डों का संग्रह फाइल कहलाया जाता है। संकेत प्रदर्शित करता है, डेटा फ्लो का संकेत ये प्रदर्शित करता है जो आपके सामने है। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण साथियों क्या कहलाया जाता है? फ्लो चार्ट उसको हम लोग कह सकते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्रामों के समझता है उसको मशीनी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? ये कंप्यूटर भाषा है जावा। तो जावा के आविष्कारक कौन है साथियों? सन माइक्रो सिस्टम है। सारे कंप्यूटर में लागू होता है, सभी कंप्यूटर में मशीनी लैंग्वेज लागू होती है। कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है तो सी। प्रोग्राम भाषा विकसित हुई है साथियों, कहाँ से विकसित हुई है? तो फ्रांस से विकसित हुई है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है तो जावा साथियों एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, आपको ध्यान रखना है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो जावा है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है तो वेब सर्वर के लिए प्रयोग में लाई जाती है। सी है, बेसिक है, कोबोल है और जावा है, ये सब लैंग्वेज किसके उदाहरण है? तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती साथियों, मशीन लैंग्वेज कहलाई जाती है। चलिए, उसके बाद देखिए कि मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है तो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो लॉजिकल एरर कहते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है तो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है तो कोबल भाषा में, कोबल लैंग्वेज में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, कोबल है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया तो जॉन सी कैमी ने किया। कोबल भाषा का प्रयोग किया जाता है तो व्यवसाय में किया जाता है। स्लाइड शो को बीच में बंद किया जा सकता है तो एस्केप बटन द्वारा किया जा सकता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोला जा सकता है तो कंट्रोल+T के द्वारा खोला जा सकता है। सी भाषा यानी कि सी लैंग्वेज का विकास किया तो डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज का विकास किया गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये सी लैंग्वेज है। स्नोबॉल के आविष्कार कौन है? तो ग्रिसबॉल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पास्कल का कंपाइलर लिखा जाता है, पास्कल में लिखा जाता है। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये दोनों के दोनों। निम्न स्तरीय भाषा कौन कौन सी है? तो मशीनी भाषा है, असेंबली भाषा है। सी लैंग्वेज का विकास कब हुआ? तो 1972 में हुआ। कोबोल ये क्या है? तो ये कंप्यूटर की भाषा है कोबोल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो ये सारी जानकारी साथियों आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ये 150 क्वेश्चंस कंप्यूटर के लिए आप सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न साबित होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो पूरी क्लास आपने एंड तक देखी होगी, बहुत ही एंजॉय आपको आया होगा।
सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से देखे होंगे, कई सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर भी मालूम होंगे। चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।